देखिए, आज की ये वीडियो रेफ्रिजरेशन थ्योरी के बारे में है कि एसी के अंदर कूलिंग किस तरह से बनती है, एसी कमरे की गर्मी को किस तरह से बाहर निकालता है और कौन कौन से पार्ट्स एसी के अंदर लगे होते हैं और किन पार्ट्स के बिना एसी के अंदर कूलिंग नहीं बनाई जा सकती। मतलब आवश्यक पार्ट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सा जो पार्ट है हमारा वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, बड़ी डिटेल से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और मैंने इसको अपडेट किया है। पहले भी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ और मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ जिससे कि जिन लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई वो इस वीडियो के जरिए समझ सकें। ठीक है, तो देखते हैं इस ग्राफ के जरिए एसी के अंदर कूलिंग किस तरह से बनती है। पहले जानते हैं वो कौन से पार्ट हैं जो एसी को कूलिंग बनाने के लिए सहायक होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है कूलिंग बनाने के लिए। कूलिंग बनाने के लिए हमें मशीन में 6 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कंप्रेसर, और दूसरा पार्ट होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जिसे हम गैस कहते हैं, और तीसरा होता है कंडेंसर, और चौथा है हमारा फैन, पांचवा है हमारा कैपिलरी या एक्सपेंशन वाल्व, और छठा है हमारा एवोपरेटर मतलब कूलिंग कॉइल या फिर कूलिंग कंडेंसर। तो ये वो 6 मेन पार्ट है जिनसे कूलिंग बनाई जाती है, जिनका उपयोग कूलिंग बनाने के लिए करा जाता है। अब यहाँ से हम एक चार्ट के जरिए देखते हैं कि ये सब पार्ट्स जो हैं किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ ये हमारा वो चार्ट है जिसके जरिए हम समझने वाले हैं कूलिंग किस तरह से होती है। तो ये है डायग्राम कूलिंग के प्रिंसिपल का। इसमें मैंने 6 आइटम जो है अपने दिखाए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा कंप्रेसर है पहला आइटम, और ये रेफ्रिजरेंट है हमारा दूसरा आइटम, जो कि पूरे एसी में हर जगह पर होती है। जितने भी पाइप एसी के अंदर लगे हैं सबके अंदर ये गैस जो है घूम रही होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर है ये। और उसके बाद चौथा था हमारा फैन। फैन डबल साइडेड होता है या दोनों तरफ लगाना पड़ता है, तो ये हो गया फैन। और पांचवा है हमारा कैपिलरी, और छठा है हमारा एवोपरेटर जिसे लोग कूलिंग कॉइल और कंडेंसर भी कहते हैं, कूलिंग कंडेंसर। तो ये 6 आइटम मिलकर ही जो है हमारा कूलिंग बनाते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो वर्क शुरू होता है वो होता है कंप्रेसर से। जब कंप्रेसर हम शुरू करते हैं तो गैस को, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, उसको वो यहाँ कंडेंसर में कंप्रेस्ड कर देता है, जिससे कि गैस कंडेंस्ड हो जाती है और हमारी जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है। तो ये हुआ कंप्रेसर का काम, गैस को लिक्विड में बदलने में सहायता करना और गैस का साइकिल करना। इसके बाद हमारा काम करता है कंडेंसर। कंडेंसर में गैस कंडेंस होएगी, लिक्विड बनेगी और उसकी हीट निकालने का काम जो है ये कंडेंसर करेगा, और इसकी हीट निकालने में जो है हमारा फैन जो है ये मदद करेगा। बाहर से एयर खींचेगा यहाँ से और कंडेंसर के बीच से इधर निकाल देगा, जिससे कि क्या है गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जब गैस लिक्विड में बदल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास गैस होगी लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद ये कैपिलरी से रिलीज होगी यहाँ पर। कैपिलरी क्या काम करेगी, जो कंडेंसर में गैस है, हाई प्रेशर्ड गैस जो है, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि कूलिंग बनती है। रेफ्रिजरेंट की ये खास बात होती है कि जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो ये कूलिंग जो है वो बना देता है, गैस जो कूलिंग बना देती है। तो कैपिलरी का एक काम ये भी है, जो कंडेंसर में गैस हाई प्रेशर होती है वो कैपिलरी के ही वजह से होती है, क्योंकि कैपिलरी का सुराग बहुत छोटा होता है। कंप्रेसर के जरिए जो कंडेंसर में गैस भेजी गई है वो कैपिलरी का साइज छोटे होने की वजह से पूरी तरह रिलीज़ नहीं होती, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है, जिससे कि क्या होता है गैस पीछे कंडेंसर में ही इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है, क्योंकि कंप्रेसर गैस ज़्यादा मात्रा में भेजता है और कैपिलरी उसको बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है वो कंडेंसर में कंप्रेस हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है, और इसको करने में जो है ये कैपिलरी ही मदद करती है। इसी वजह से वो लिक्विड में बदल जाती है। तो कैपिलरी का ये काम भी, जो कंप्रेसर का ये काम है लिक्विड बनाने वाला गैस को, ये कैपिलरी इसमें मदद करती है इस काम में। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में है वो कैपिलरी से रिलीज होके फाइनली एवोपरेटर में पहुंचेगा। तो एक छोटे पाइप के जरिए रिलीज होगी और एक बड़ी स्पेस में आएगी।
तो छोटी जगह से बड़ी स्पेस में जब आएगी तो गैस खुलने लगेगी, उसका कंप्रेशन खत्म होने लगेगा, वो डीकम्प्रेस हो जाएगी। मतलब इस गैस की खासियत यह है कि जब ये डीकम्प्रेस होती है तब ये कूलिंग जनरेट करती है, मतलब कूलिंग बना देती है। जैसे कि गैस मान लीजिए यहाँ से आई थी जब ये 40 डिग्री सेल्सियस की थी, ठीक है, या 50 डिग्री सेल्सियस की थी, लेकिन जब ये यहाँ पर रिलीज होगी तो ये इतनी कूलिंग बना देगी कि -2 डिग्री -40 डिग्री तक भी चला जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है कि जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये गैस गर्म हो जाएगी और जब इसको डीकम्प्रेस करेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारी गैस का डीकम्प्रेशन होता है उसकी वजह से जो हमारा एवोपरेटर रहता है ये पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जब इस एवोपरेटर के अंदर मतलब कूलिंग कोयल के अंदर से हमारी जो ये रूम एयर है अंदर से गुजरती है, तब ये एवोपरेटर की जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाने लगती है। जैसे मान लीजिए -2 डिग्री चला गया और इसके अंदर से एयर गई तो वो बढ़कर 18-20 डिग्री हो गया। मतलब एक तरह से गैस जो है वो हमारी अब गर्म हो गई, क्योंकि 2 से वो 18-20 डिग्री तक की 25 डिग्री तक की हमने उसको गर्म कर दिया गैस को, ठीक है। और जो रूम एयर थी वो ठंडी हो गई, एयर ने और फैन ने उसको खींचा कमरे में कूलिंग कॉइल के बीच से और बाहर निकाल दिया रूम में, तो रूम ठंडा होने लगा और गैस हमारी गर्म होने लगी। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी गैस होती है ये लगभग -40-51 डिग्री तक की ऐसी गैसें आती हैं जो माइनस में वेपर में बदल जाती है। तो जो गैस थी हमारी वो अब लिक्विड फॉर्म से वेपर में बदल गई है, समझ में आ रहा है। एक तरह से मान लीजिए स्टीम बन गई है। अब जो वो गैस है हमारी वो यहाँ से जाएगी सक्शन होते हुए, हमारा कंप्रेसर उसको सक कर लेगा और वापस से बैक कंडेंसर में भेज देगा, ठीक है। जब कंडेंसर के अंदर वो आएगी तो गैस हमारी किस फॉर्म में होगी, वेपर में। मैंने आपको बताई थी ना कि जब गैस हमारी वेपर फॉर्म में होगी तब वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर अधिकतम गैस इकट्ठे होने की वजह से वो क्या है, कंप्रेस होने लगेगी, उस पर दबाव होने लगेगा। यहाँ पर प्रेशर 300-400 चला जाता है हमारे एसी का, जिसकी वजह से गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। और जो वो हीट हमारी कंप्रेसर लेकर आई है उस हीट को इस फैन के जरिए कंडेंसर के बीच से निकालकर ठंडा कर दिया जाता है, गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। और देखिए ये जो कूल गैस हमारी यहाँ से आई है 18-20 डिग्री, इसको हम हीटेड फॉर्म मानते हैं रेफ्रिजरेशन की थ्योरी के अंदर, क्योंकि ये कमरे में जिस टेम्परेचर पे गई थी उससे अधिक टेम्परेचर पे आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो गैस है हमारी, यहाँ पर हम उसको ठंडी मानते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर गैस हमारी आई थी 80 डिग्री, हमने उसको बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा कर दिया, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर हम उसको गैस को ठंडा मान लेते हैं। तो ये रेफ्रिजरेशन थ्योरी में थोड़ा सा उल्टा सुल्टा है बोलने में, लेकिन साइकिल यही चलता है। यहाँ पर गैस डीकम्प्रेस होती है, यहाँ पर कंप्रेस होती है, यहाँ पर डीकम्प्रेशन से कूलिंग बन जाती है और यहाँ पर कंप्रेशन से हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हीट हो जाती है गैस की। तो जो बाहर अंदर से हम हीट उठा कर लेकर गए हैं वो हम बाहर की एयर में निकाल पाते हैं, ठीक है। इसलिए गैस को कंप्रेस भी करा जाता है 2 रीज़न से, एक उसकी हीट बाहर की एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाए और दूसरा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सके। क्योंकि देखिए गैस को जो लिक्विड में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि जो गैस लिक्विड से वेपर जब डीकम्प्रेस होती है ये वहाँ पर कूलिंग बनाती है, समझ रहे हैं आप। मतलब जहाँ पर लिक्विड होगा वहाँ कूलिंग बनेगी। आप अगर गैस के सिलेंडर को है ना सीधा खड़ा करके खोल देंगे तो आप देखेंगे ऊपर से एयर निकलेगी और नीचे से आपका सिलेंडर बिल्कुल बर्फ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेंडर को उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर गैस हमारी लिक्विड फॉर्म से निकल रही है वहाँ पर कूलिंग हो रही है, सिलेंडर हमारा ऊपर से ठंडा नहीं हो रहा है, बाहर कूलिंग हो रही है, समझ में आ रही है। तो ये गैस की खासियत है और इसी चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है कूलिंग के अंदर। बस गैस यही करती रहती है, चलती रहती है, कंप्रेसर उसको गोल गोल घुमाता रहता है और यहाँ पर ठंडा यहाँ पर गर्म करके कूलिंग बनाता रहता है। और देखिए कुछ लोगों ने पिछली बार वीडियो में कहा था कि आपने इसमें फ़िल्टर नहीं लगाया, तो मैं आपको बताऊं फ़िल्टर यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कैपिलरी का जो होल होता है वो बहुत बारीक होता है। कैपिलरी में कचरा ना आए, उसका मुंह बंद ना हो जाए, इसलिए फ़िल्टर लगाया जाता है। अगर फ़िल्टर ना भी हो तब भी एसी कूलिंग करेगा, बस शर्त यह है कि कैपिलरी के मुंह पर कुछ अड़ना नहीं चाहिए, उसका मुंह का साइज जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। और देखिए बात, एक भाई साहब ने कहा कि आपने इसमें बिजली नहीं दिखाई, पीसीबी नहीं दिखाई, तो भैया
रेफ्रिजरेशन थ्योरी के अंदर इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और पीसीबी तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर को घुमाने के लिए होती है। आप कंप्रेसर को बैल से घुमा दो, हाथ से घुमा दो, इलेक्ट्रिसिटी से घुमा दो, तब भी कंप्रेसर घूमेगा तो कूलिंग बनाएगा। रीज़न यही है। फिलहाल 6 ये चीज़ें हैं जो मेनली रेफ्रिजरेशन थ्योरी के अंदर बताई जाती हैं कि किस तरह से कूलिंग करी जाती है। आप गूगल सर्च कर लो, कहीं भी कर लो, आपको यही 6 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह से कूलिंग होती है। कमरे की हीट गैस उठाती है और बाहर के एटमोस्फेयर में प्लस करके छोड़ देती है, कमरे से माइनस करती है, बाहर प्लस करती है। तो ये हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, ना ही कहीं हीट बनती है, ना ही कहीं कूलिंग बनती है। सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहता है, बस ये कन्वर्जन का काम है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। ये रेफ्रिजरेशन थ्योरी है।